अरे पूजा बेटा, जरा कपड़े छत पे डाला, मुझसे ऊपर चढ़ा नहीं जाता, मेरे घुटने अब मेरा साथ नहीं देते। तो मम्मी आपको किसने कहा है छत पर जाने के लिए? मैं सुखा दूंगी ना कपड़े, कल भी तो सुखा कर आई थी। हाँ बेटा, एक तू ही तो है जो मेरा ख्याल रखती है, पढ़ाई के साथ साथ मेरी हेल्प भी कर देती है। मम्मी अब आप अकेले कितना काम करेंगी, मैं तो कहती हूँ भैया को भी आपकी हेल्प करनी चाहिए। अरे पूजा, इन सब में मुझे क्यों घसीट रही है? मुझे टाइम कहाँ मिलता है? सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, शाम को 6 बजे घर आता हूँ। तो भैया मैं भी तो कॉलेज जाती हूँ, पर फिर भी मम्मी की हेल्प करती हूँ ना। अरे जाने दो ना, अब तुम भाई बहन लड़ना मत शुरू करो। जा पूजा बेटा, जल्दी से छत पर कपड़े डाल कर आ, सब्जी तो सारी बन गई है, बस आकर थोड़ी रोटी बेल देना। हाँ मम्मी अभी आती हूँ। पूजा छत पे कपड़े सुखाने चली गई, तभी सुनीता ने विक्रम से कहा, देख विक्रम, पूजा से लड़ाई मत किया कर, वो तेरा भी कितना काम करती है, तेरे कपड़े प्रेस कर देती है, रात को तुझे खाना गरम करके वही तो खिलाती है। अरे मम्मी, इसे लड़ाई नहीं कहते, ये तो हम भाई बहन का प्यार है। इस पूजा की बच्ची की फरमाइशें भी तो मैं ही पूरा करता हूँ। कल ही इसने मुझसे अपने लिए एक स्मार्टफोन ऑर्डर करवाया। भगवान तुम दोनों का प्यार ऐसे बना कर रखे। अच्छा मैं जाती हूँ, किचन में आटा लगा देती हूँ, पूजा आएगी तो रोटी बेल देगी। तू भी जा, जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जा। हाँ माँ, भी जाता हूँ। ये कहकर विक्रम रेडी होने चला गया। सुनीता ने जाकर आटा गूथा। इतनी देर में पूजा छत से आ गई। सब तैयार है ना मम्मी खाने में? तो लाओ जल्दी जल्दी रोटी बेल देती हूँ, आप सेक लीजिए, फिर नाश्ता करके मुझे कॉलेज भी जाना है। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और इस तरह पूजा खाना बनवाकर नाश्ता करके चली गई। शाम को सबके आने के बाद सुनीता ने चाय बनाई और सब साथ में बैठकर चाय पीने लगे। राम, आज तो सच में कमर ही टूट गई काम करते करते। तुमको कितनी बार बोला है सुनीता, थोड़ा आराम भी क्या करो, घर का इतना काम अकेले कैसे संभालोगी? पापा सही कह रहे हैं मम्मी, मैं भी तो सारा दिन आपके साथ नहीं रह सकती, कॉलेज भी जाना होता है। मम्मी आप अपना ख्याल रखा करो। ओए छोटी माँ, तू रोज ये डायलॉग मत दिया कर। शादी करके अपने ससुराल जाएगी तब देखूंगा वहाँ कैसे लोगों को समझाती है। हाँ पहले खुद की शादी तो कर लो भैया, कब तक बैचलर बने फिरते रहोगे। पूजा सही कह रही है विक्रम, अब तेरा भी घर बसना चाहिए। देख मेरी तबीयत भी रोज बिगड़ती रहती है, पूजा अकेले कितना काम संभालेगी? कल को शादी होगी तो ये अपनी जिम्मेदारियों में लग जाएगी, फिर इस घर को कौन देखेगा? बिल्कुल, मैं भी सोच रहा था अच्छा रिश्ता मिल जाए तो तुरंत बात आगे बढ़ाई जाए। अरे पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे अच्छे से अपने पैरों पर खड़े तो हो जाने दो। अच्छी कंपनी में जॉब है आपकी भैया, सैलरी भी ठीक है, फिर अपने पैरों पर खड़ा होना क्या बाकी रह गया? जिम्मेदारी से डर क्यों रहे हो? अच्छा बाबा, अब तुझसे बातों में कौन जीते। कर लूंगा शादी, जिसे भी मम्मी पापा मेरे लिए पसंद करेंगे। तो फिर ठीक है, जल्दी से कोई अच्छी घरेलू लड़की खोज कर तुम्हारी शादी करवा देते हैं। अरे बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला, शाम के 7 बज गए। खाना भी बनाना है, मुझसे अब और नहीं हो रहा, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, सब खा लेना। मम्मी मुझे खिचड़ी बिल्कुल नहीं भाती, मैं नहीं खाने वाला। मुझे भी अच्छी नहीं लगती खिचड़ी। ठीक है कोई बात नहीं, आज सबके लिए डिनर मैं बनाती हूँ। आज ऐसा डिनर बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, आज तो कुछ मजेदार मिलेगा। पूजा बेटा तुम खाना बनाओ, मैं मेहता जी से बात करता हूँ, उनकी बेटी है, अगर उन्होंने हाँ की तो मेहता जी की बेटी रम्या से ही विक्रम की शादी करवा देंगे। पूजा खाना बनाने चली गई और राजेश ने मेहता जी से बात की। मेहता जी को भी ये रिश्ता पसंद आया और बात पक्की हो गई। कुछ दिनों बाद विक्रम की शादी रम्या से हो गई और रम्या अपने ससुराल आ गई। अगले दिन सुबह रम्या नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आ गई। वहाँ सुनीता ने गैस पर चाय चढ़ाई थी। मम्मी जी बताइए आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बेटा आज तो मैंने चाय बना ली है, लेकिन कल से तू ही जल्दी उठकर चाय बना देना सबके लिए। और नाश्ते में एक काम कर, आलू के पराठे बना ले, आलू के पराठे घर में सबको पसंद है। ठीक है मम्मी जी। और मीठे में क्या बनाऊं? बेटा मीठे में ना गाजर का हलवा बना ले, बड़े दिन हो गए गाजर का हलवा खाए। ठीक है मम्मी जी, पर एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली मुझे पता नहीं है ना कौन सा सामान कहाँ रखा है। आज मेरा इस घर में फर्स्ट डे है, तो अगर आप मुझे सब बता देती तो अच्छा होता। अरे बेटा मेरे घुटनों का हाल ही मत पूछ, ज्यादा देर खड़ा ही नहीं रहा जाता। मैं पूजा को बुलाती हूँ, वही सब तुझे समझा देगी। जी मम्मी जी। ऐसा कहकर सुनीता पूजा के कमरे में गई। पूजा अब तक गहरी नींद में सो रही थी। पूजा बेटा ओए उठ, कब तक सोएगी? तू तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती। मम्मी सोने दो ना, भाभी आ गई है ना घर में, तो मुझे क्या करना है? कैसी बातें कर रही है तू, अभी अभी तो बहू आई है, उसे रसोई का कुछ नहीं पता। तू जाके बता तो दे कहाँ क्या रखा है।
मम्मी आप भाभी को पहले ही दिन इतना सर पे मत चढ़ाइए ना, अब वो घर की बहू है, सब देख समझ लेगी, मैं ना दूं, अब मैं क्यों करूँ काम। पूजा तू भी ना, कल तक मेरे पीछे घूमती रहती थी, मेरी कितनी हेल्प कराती थी, और आज उठकर सामान भी नहीं बताया जा रहा तुझसे भाभी को। कल तक मैं बेटी थी मम्मी, आज मैं ननद हूँ, और ननद का घर में अलग ही रुतबा होता है। और भाभी के आगे ननदे काम क्यों करे भला। सुनीता ने माथे पर हाथ रख लिया। दूसरी ओर रसोई में खड़ी रम्या सब सुन रही थी। रम्या ने कुछ नहीं कहा। अब उसने चुपचाप सारा सामान खुद ही देखा और नाश्ता बना दिया। सभी नाश्ता खाने लगे। वाह रम्या बेटा, पराठे तो एकदम लाजवाब बने, और दही के साथ तो पराठों का स्वाद दुगना हो जाता है। हाँ पापा, हलवा भी बहुत अच्छा बना है। बहू तूने तो सच में कमाल कर दिया, पहले दिन ही इतना बढ़िया नाश्ता। भगवान करे तेरे हाथों का स्वाद हमेशा घर में बना रहे। मम्मी पूजा कहाँ है, आज दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा सो रही है, रुक मैं बुलाती हूँ। पूजा, ओ पूजा बेटा अब उठ भी जा, नाश्ता तैयार है। सुनीता की आवाज सुनकर पूजा आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आई। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो मम्मी। सुबह? अरे सूरज सर पे चढ़ आया है, तेरी भाभी ने नाश्ता भी बना लिया है, अब बैठ नाश्ता कर ले। पूजा नाक मुंह बनाती हुई टेबल पर बैठी। रम्या ने उसके आगे पराठा और दही रख दिया। अरे भाभी मुझे दही नहीं चाहिए, मुझे तो धनिया की हरी भरी चटनी चाहिए। पराठे का असली मजा तो चटनी के साथ आता है। अरे पूजा अब खा लेना, क्यों बहू को परेशान कर रही है, कितनी मेहनत की है उसने। मम्मी इतने दिन मैंने भी तो भैया के सारे नखरे उठाए, अब भाभी मेरे लिए चटनी बना देगी तो कौन सा आसमान टूट जाएगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, पूजा दीदी सही कह रही है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ चटनी। रम्या उठकर तुरंत हरी चटनी बनाकर लाई और पूजा की प्लेट में रख दी। अब आया मजा, अब तो जमकर नाश्ता करूंगी। ऐसी ही खट्टी मीठी बातों के बीच नाश्ता पूरा हुआ। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब रम्या सुबह से रात तक सारा काम अकेले ही करती थी। पूजा अब घर का कोई काम छूती तक नहीं थी, उल्टा हर दिन नई नई फरमाइशें करती, भाभी ये बना दो, भाभी वो ला दो। सुनीता कई बार समझाती लेकिन पूजा मानती कहाँ थी। एक दिन शाम को विक्रम ने रम्या से कहा, रम्या आज मेरे दोस्त की शादी है, सभी लोग अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो तुम भी तैयार हो जाओ, हमें भी जाना होगा। जी मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा शादी में जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर जरा जल्दी आ जाना, ज्यादा रात मत करना। ठीक है मम्मी। थोड़ी देर में रम्या तैयार होकर आई और फिर विक्रम और रम्या शादी में चले गए। घर पर राजेश, सुनीता और पूजा रह गए। समय बीता, रात के 8 बज गए, लेकिन दोनों अभी तक घर नहीं लौटे थे। देखा मम्मी, भैया भाभी को किसी की भी फिक्र नहीं है। भूख से मेरा हाल बुरा हो रहा है, पर इनको क्या है, इन्हें तो पार्टी में मौज करनी है, हमें घर में भूखा रखना है। अरे मैंने तो रम्या से साफ साफ कहा था जल्दी आ जाना, अब तक आई क्यों नहीं समझ में नहीं आता। समझिए मम्मी, भाभी को अब हमारी क्या फिक्र, खुद तो मजे से पार्टी में खा रही होंगी, हमें कौन पूछने वाला है। भैया भी उसी के साथ रंगरेलियां मनाने में बिजी होंगे। चल बेटा फोन कर ले विक्रम को, पूछ तो सही कहाँ रह गए। पूजा ने गुस्से गुस्से में फोन मिलाया। हेलो भैया, मम्मी पूछ रही है कहाँ हो आप लोग, रात के 8 बज गए हैं, अभी तक आए नहीं। अरे वो रास्ता जाम है पूजा, हम देर से पार्टी में पहुंचे और आने में भी हमें 1 घंटा और लग जाएगा। पूजा ने फोन रख दिया और सुनीता से कहा, देखा मम्मी, भैया कह रहे थे 1 घंटा और लगेगा, हद हो गई यार। अरे जाने दो ना, अब क्या करोगी। अरे भाई इतनी ही भूख लगी है तो जाओ मैगी बनाकर खा लो। पापा मैं मैगी बनाकर खाऊं और वो भाभी वहां मजे करे? नहीं, खाना तो वही आकर बनाएंगी। कुछ देर बाद विक्रम और रम्या दोनों घर पहुंचे। आ ही गए आप लोग, आपको किसी के खाने पीने की जरा भी फिक्र है कि नहीं? घर में सब लोग भूखे बैठे हैं और आप दोनों को टाइम ही नहीं आने का। हाँ बेटा थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, अब देखो सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब जल्दी से रोटी सब्जी बना दीजिए, वरना भूख से मैं तो चक्कर खा जाऊंगी। सिर्फ बिस्किट और नमकीन खाकर मैंने ये 1 घंटा निकाला है। रम्या बिना कुछ कहे सीधा किचन की ओर भागी। उसने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई, आटा गूंथा और सबके लिए खाना तैयार कर दिया। कुछ देर बाद रम्या गर्मा गर्म खाना लेकर टेबल पर लाई। चलो अब तो सबको खाना मिल गया, बहू तेरे हाथों का स्वाद ही अलग है। हाँ अच्छा ही है, पर अगली बार इतनी देर मत कीजिएगा, भूख से मुझे चक्कर आने लगे थे। इतनी भूख लग रही थी तो खुद भी तो खाना बना सकती थी। विक्रम ने बताया था पूजा दीदी पहले भी खाना बनाती थी, तो अब कौन सी हाथों में मेहंदी लगी है कि मैं ही बनाऊंगी तो खाएंगी। सबने खाना खाया और आराम करने चले गए। अगले दिन सुनीता ने रम्या से कहा, रम्या बेटा देख कैसा मौसम हो रहा है, लगता है बारिश होगी, तू एक काम कर, पहले सारे कपड़े धो ले, बाद में खाना बना लेना। जी मम्मी जी, मैं कपड़े धोकर आज बालकनी में ही सुखा दूंगी, पता नहीं कब बारिश आ जाए और सारे कपड़े वापस गीले हो जाए। हाँ बेटा ठीक है।
अब रम्या कपड़े धोने चली गई। उससे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए और फिर बालकनी में सुखा दिए। थोड़ी देर बाद सुनीता बालकनी में गई और उसने जब कपड़ों को देखा तो बोल पड़ी, हाय राम, ये क्या कर दिया? सफेद कपड़े, रंगीन कपड़े सब एक साथ धो दिए। विक्रम की सफेद शर्ट खराब हो गई, उस पर पूजा की चुन्नी का पूरा रंग चढ़ गया, और ये मेरी साड़ी तो पहचानने में ही नहीं आ रही कि मेरी साड़ी है। हे राम, सारे के सारे कपड़े खराब हो गए। सुनीता की आवाज सुनकर पूजा और रम्या वहां आ गए। देखा मम्मी, यही होता है जब काम करने का मन ना हो। अरे ध्यान कहाँ रहता है भाभी का? तो चुप कर पूजा। रम्या बेटा, ये क्या कर दिया? सारे कपड़े खराब कर दिए। तुझे हर कपड़े उसके हिसाब से धोने चाहिए थे ना। मम्मी जी, मुझे ना ठीक से दिखाई नहीं दिया, मुझे लगा सारे ही कपड़े कलरफुल है, इसीलिए मैंने सबको एक साथ मशीन में डाल दिया था, सॉरी। अरे दिखाई नहीं दिया, पर दिखाई क्यों नहीं दिया? मम्मी जी, कुछ दिन से मुझे आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आजकल साफ दिखाई नहीं देता। कल मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखा दिया है, चश्मा भी बनाने के लिए दे दिया है। ओहो, ये बात है। अब जो होना था सो तो हो गया, सारे कपड़े बर्बाद हो गए। तुझे कम दिखाई देता है बेटा, तो ध्यान रखा कर, मुझे कह दिया कर। चल अब जाकर खाना बना ले। सुनीता की बात सुनकर रम्या किचन में गई और उसने सबके लिए खाना बनाया, फिर टेबल पर लगा दिया। राजेश ने एक निवाला मुंह में लेते ही, ये भी कोई खाना है? सोयाबीन की सब्जी में चीनी कौन डालता है? इतनी मीठी कर रखी है सब्जी। हाँ पापा, मीठी सब्जी है तो रोटियों में जरूरत से ज्यादा ही नमक है। पता नहीं भाभी हमसे कौन से जन्म का बदला ले रही है, मुझे तो उल्टी आ रही है एक और खा करी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया मुझसे। रम्या, मैं मानता हूँ तुमसे गलती से हुआ है, पर सच में ये खाना खाने लायक ही नहीं है। ऐसा खाना खाकर तो तबीयत और खराब हो जाएगी। हे भगवान, अब सब लोग क्या खाएंगे? ये सारा खाना तो जानवर भी नहीं छुएंगे, हम तो फिर भी इंसान है। मम्मी अब चिंता मत करो, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा, हम सब वही खा लेंगे। देखा मम्मी भैया को, भाभी की गलती पर पर्दा डालने के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। पूजा, तुझे आजकल कोई काम नहीं बचा है क्या? बस सारा दिन खाती है और चुगलियां करती है। कॉलेज भी जाना छोड़ दिया है लगभग तूने, ये अच्छी बात नहीं है पूजा। सॉरी, मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई। मुझे चीनी और नमक सही से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है, आगे से ध्यान रखना। पापा, एक्चुअली रम्या को कम दिखने लगा है, चश्मा बनाने के लिए दिया हुआ है, पर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसी वजह से गड़बड़ हो रही है। हाँ, बताया था बहू ने मुझे। अच्छा, अभी खाना आने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं कमरे में जाकर थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ। सुनीता जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। हाय मेरी कमर, अरे मैं मर गई, हाय। अरे मम्मी, ये क्या हो गया, आप कैसे गिर गई? अरे चक्कर आ गया होगा, कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, पर नहीं, अपना ध्यान रखे तब ना। सही से कुछ खाती पीती है नहीं तो वीकनेस तो आ ही जाएगी, उसी से चक्कर आ गए होंगे। अब देख ही तो रहे हैं, पापा भाभी ऐसा खाना बनाती है कि क्या बताए। पूजा, ये क्या है, बात बात पर लगी हो भाभी को ताना देने, और तुम्हें भी पता है ना उसे दिखाई नहीं दे रहा है, बेवजह बात को बढ़ाई जा रही हो। इतनी प्रॉब्लम है तो खुद से कर लिया करो काम। अरे मुझे कोई चक्कर वक्कर नहीं आया, यहाँ पानी गिरा हुआ था, उसी पर मेरा पैर फिसल गया। रम्या को ठीक से दिखाई तो देता नहीं है, पर उसने यहाँ ठीक से पोछा भी नहीं लगाया होगा। मम्मी जी, मुझसे तो सब गड़बड़ होती जा रही है, पता नहीं कब चश्मा आएगा और मैं अच्छे से देख पाऊंगी। अरे वो सब ठीक है, पहले कोई मुझे यहाँ से उठाओ तो सही। अरे हाँ भाई, हम तो बातों में रह गए। अब विक्रम और राजेश ने मिलकर सुनीता को उठाया और सोफे पर बिठा दिया। रम्या ने सुनीता को दवाई दी, तभी पूजा ने कहा, भाभी तो गड़बड़ की ही जा रही है, पता नहीं अब खाना कब आएगा, कब मैं खाऊंगी। भाभी आप किचन में जाकर मेरे लिए फ्रूट्स ही काट दीजिए तब तक। अरे पूजा, तुझे खाना है तो फ्रूट्स खुद काट कर खा ले, जब देखो तब ऑर्डर देती रहती है आजकल, और खा खा कर अदरक हो गई है, कहीं से भी फैल रही है। सारा दिन बस बिठाकर या तो इससे चुगलियां करवा लो या फिर खाना खिला लो। हाँ मम्मी, मैं भी देख रहा हूँ, आजकल पूजा को कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, आजकल कॉलेज भी नहीं जाती। अरे घर में बैठी बैठी खाती रहेगी तो अदरक जैसी ही फैलेगी, घर पर रहती है, कुछ काम धाम किया कर। अरे मैं क्यों काम करूं, अब भाभी इस घर की बहू है, काम तो बहुएं करती है। पूजा, ये बहुत गलत बात है, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, काम सिर्फ अकेली रम्या क्यों करे? और फिर अभी तो उसकी तबीयत खराब है, आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा, गड़बड़ पर गड़बड़ किए जा रही है। तो पूजा, अब से घर का काम तुझे ही करना होगा। हाँ, जब तक चश्मा बनकर नहीं आ जाता तेरी भाभी का, तब तक तो बिल्कुल करना पड़ेगा, वरना मीठी सब्जी खाने के लिए तैयार हो जाओ। रोज रोज मैं बाहर से नहीं मंगाने वाला, और सिर्फ चश्मा आने तक ही क्यों, पूजा अब से हमेशा रम्या की हेल्प करेगी, आखिर पूजा को भी तो अगले घर जाना है,
यहाँ आदत नहीं रहेगी तो वहाँ काम कैसे करेगी? ये तो सही बात है। जा पूजा, इसी बात पर सबके लिए चाय बना कर ला। और रम्या बेटा तू बैठकर मेरे पैर दबा दे। वो तो दबा लेगी ना? जी मम्मी जी, लाती हूँ चाय बनाकर। पूजा गुस्से में पैर पटकती हुई किचन में चली गई। उसे काम तो करना नहीं था, पर अब जब सुनीता और राजेश ने भी कह दिया उसे काम करने के लिए, तो उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने सोचा था भाभी के आने के बाद उन पर रौब जमाऊंगी, थोड़ी अक्कड़ दिखाऊंगी, आखिर मैं ननद हूं भाई। पर नहीं, यहाँ हमारी भाभी को दिखना ही बंद हो गया। अब तो घर का काम करना ही पड़ेगा। हाय, ये सब क्या हो गया? अरे रिधिमा, कहाँ हो आजकल? और तुमने सुना कि नहीं? नहीं भाभी, मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन अब आप आ गई हो तो सुन ही लूंगी। सुमन मोहल्ले की सबसे पंचायती औरत थी और आज तो उसका मन अपने घर पर बिल्कुल नहीं लग रहा था। सही कहा, सही कहा। वैसे मैं क्या कह रही थी? हाँ, वो तुम्हारे पड़ोस में वो घर है ना, जो कब से खाली था, वहाँ नया परिवार रहने आया है। हाँ हाँ भाभी, मैंने देखा था। पिछले हफ्ते वो लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ? अरे रिधिमा, तुम्हें नहीं पता क्या? वो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं और फिर भी नहीं पता? अरे हद होती है। ओफो भाभी, अब बताओ भी, कब तक मुझे ताने मारते रहोगी? जल्दी बताओ ना, क्या हुआ? अरे वो लोग रहने आए हैं ना रिधिमा, उनकी बेटी है ना, वो विधवा है, विधवा। सुमन की बात सुनकर रिधिमा एकदम चौंक जाती है। हैं? क्या सच में? अरे बताओ, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। अरे और क्या, पक्की खबर मिली है। अरे मेरी भाभी है ना, वो जिस जगह रहती है पहले ये लोग उसी जगह रहती थी और फिर यहाँ रहने आ गई। मेरी भाभी ने जब वो विधवा की माँ और उसको देखा तो तुरंत पहचान गई। अच्छा, यानी उन लोगों ने आपको खुद नहीं बताया इस बारे में? अरे भला खुद क्यों बताएंगी, ऐसी बातें कौन ही बताता है कि उनकी छोटी बेटी विधवा है। अरे लोग तो ऐसे बातें छिपाते ही हैं। भाभी, अगर उन्होंने नहीं बताया इसका मतलब वो बताना नहीं चाहती होंगी, और आपने तो अब तक जाकर पूरे मोहल्ले में बोल दिया होगा, क्यों, है ना? रिधिमा की ये बात सुनकर सुमन एकदम हड़बड़ा जाती है। अरे तो तू भी ना रिधिमा, मैं तुझे यहाँ इतनी चटपटी खबर सुनाने आई और तू उल्टा मुझे ही सुना रही है। मैं जा रही हूँ, कल मिलेंगे। रिधिमा आगे कुछ कहती उससे पहले ही सुमन वहां से चली जाती है। तभी रिधिमा को उसकी सास अंदर बुला लेती है। अरे रिधिमा, कितना समय लगाओगी सब्जी लेने में? जरा जल्दी जल्दी अंदर आओ ना। हाँ हाँ माँ जी, अभी आई। ये सुमन भी ना मेरा कितना वक्त बर्बाद कर दिया। पंचायत करने के सिवा तो इसके पास कुछ काम ही नहीं। वो बेचारे पड़ोस वाले उनके दुख का मजाक बना रहे हैं ये सब। बाद में जाऊंगी और उनसे मिलकर आऊंगी। रिधिमा भी अंदर चली जाती है। वहीं पड़ोस वाले घर में विधवा रश्मि रसोई में रोटियां सेक रही थी। उफ, जल्दी से ये निपटा लेती हूँ, फिर छत से कपड़े भी लाने हैं। तभी रश्मि की माँ विनीता रसोई में आकर उससे कहती है। अरे रश्मि, ये तू फिर से रोटियां बेलने लगी, और ये कितनी रोटियां बेल डाली तूने? इतना कौन खाएगा? ओह अरे नहीं माँ, मैं अपने ख्यालों में ही इतना खोई थी कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे बेटा, मैंने कितनी बार कहा है, तू इतना मत सोचा कर, थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। हाँ हाँ माँ, आराम भी हो जाएगा। आप ये बताओ, आप मुझसे क्या कहने आई थी? मैं तो कहने वाली थी कि तू मेरे साथ बाजार चल। वो मुझे यहाँ के बाहर का ज्यादा पता नहीं है ना, मगर तू तो मुझे पहले से ही इतना परेशान लग रही है। तो क्या हुआ माँ, मैं चलती हूँ ना, वैसे भी बाहर जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, फिर चल। विनीता और रश्मि इस बात से अनजान थे कि सुमन ने तो पहले ही पूरे मोहल्ले और आस पड़ोस में ये बात फैला दी थी कि रश्मि विधवा है। वो दोनों जब बाजार पहुंचती हैं तो देखते हैं कि सब तरफ लोग उन्हें देख रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे माँ, ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं उन्हें मेरे बारे में सब पता तो नहीं? भला ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो अभी अभी आए हैं इस मोहल्ले में और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तू फिक्र मत कर, जरूर ये सब लोग ऐसे ही देख रहे होंगे, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो। विनीता और रश्मि आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ गुंडे दो बाइक से आ जाते हैं और रश्मि को छेड़ने लगते हैं। अरे ओ मैडम, आपका पति लुढ़क गया तो चिंता क्यों करती हो? अरे हमसे शादी कर लो ना, हमारे रहते आपको अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, हम सब तुमसे शादी करने को तैयार हैं। ये सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहती है। अरे जाओ जाओ, भागो यहाँ से, शर्म नहीं आती? जल्दी भागते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस के डर से वो सभी गुंडे घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विनीता गुस्से में कहती है। हद होती है, यहाँ सरेआम मेरी बेटी को कोई छेड़ रहा था और आप सब देख रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा।
तभी भीड़ में से एक औरत निकल कर आती है। उसका नाम ज्योति था और वो भी पंचायती सुमन की दोस्त थी। अरे भाभी जी, आप यहाँ मोहल्ले में नहीं आई है ना? हम सब ने सुना है आपके और आपकी बेटी के बारे में। अरे ये ऐसे विधवा जवान बेटी को घर में रखना सुरक्षित थोड़ी है। आपको तो इसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए, इसकी सुरक्षा के लिए। ज्योति की इस बात पर तो रश्मि को बड़ा गुस्सा आता है और विनीता से पहले वो ही गुस्से में कहती है, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप अपने घर पर ध्यान दें। चलो माँ यहाँ से, इन सब से कुछ कहना ही बेकार है। ज्योति ये सुनकर चिढ़ जाती है और रश्मि और विनीता बाजार से घर आ जाते हैं। अब तो रश्मि के पिता मनोज भी अपने ऑफिस से घर आ गए थे। घर में इतना सन्नाटा देखकर वो कहते हैं, अरे रश्मि, विनीता, क्या हुआ? घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब ठीक तो है? आज तुम दोनों वो अपना फेवरेट सीरियल देखते हुए बातें नहीं कर रही? क्या बताएं, आपको पता है आज बाजार में क्या हुआ? हैं? ऐसा क्या हो गया भाई? विनीता मनोज को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है। अरे विनीता, तुम्हें तो तुरंत पुलिस को बुला लेना चाहिए था, ताकि उन गुंडों को अच्छा सबक मिलता। बेटा रश्मि, तुम चिंता मत करो और उन मोहल्ले वालों की बातों को दिल पर मत लो, समझी? हाँ पापा, मगर जिस चीज से भागकर हम यहाँ इस मोहल्ले में रहने आए थे, वो यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए ना, यहाँ भी सबको मेरी असलियत का पता चल गया। बेटा, तुमको समझना चाहिए कि हम अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकते। हमें एक ना एक दिन इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुम्हें लोगों के बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? हाँ पापा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर चलो जल्दी से खाना खाते हैं, और मीठे के लिए मैं सबकी मनपसंद आइसक्रीम भी लाया हूँ। ये सुनकर रश्मि और विनीता दोनों खुश हो जाती हैं और सब साथ में खाना खाते हैं। तभी मनोज रश्मि से कहता है, अरे रश्मि, मैंने तुम्हारे कॉलेज एडमिशन की बात कर ली है। कल से तुम अपने कॉलेज जा सकती हो। ये सुनकर रश्मि बहुत खुश होती है। क्या सच में पापा? चलो अच्छा है, अब मेरा ध्यान इन फालतू चीजों से हटेगा और मैं पढ़ाई पर ध्यान लगा पाऊंगी। वैसे भी मुझे जल्दी से नौकरी पानी है, ताकि आप दोनों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। हमारी चिंता मत करो रश्मि, और सिर्फ अपना सोचो। कल से तुम सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है पापा। अगले दिन सुबह रश्मि जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन बाहर ही उसे सुमन मिल जाती है। अरे तुम रश्मि हो ना? मगर आप कौन? अरे मैं सुमन, यहीं पास में रहती हूँ। और वैसे तुम ये सुबह सुबह बैग वैग लेकर कहाँ जा रही हो? जी मैं अपने कॉलेज जा रही थी। हैं? कॉलेज? कमाल है, तुम ऐसी हालत में कॉलेज कैसे जा सकती हो? और वो भी इतना सज धज के, चूड़ी बिंदी सब लगाया हुआ है। बड़ी अजीब बात है। अरे तुम्हें तो ऐसे रंग बिरंगे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। जब तक तुम दूसरी शादी ना कर लो तब तक तो बिल्कुल नहीं। क्या? अरे ये कैसी बात हुई भला? और मैं दूसरी शादी क्यों करूंगी? सुमन की बात सुनकर रश्मि को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहती इससे पहले ही सुमन आगे बोलने लगती है। अरे क्यों नहीं करोगी? और वैसे तुमने कोई लड़का तो देखा होगा ना? मतलब आगे क्या करने का सोचा है? ऐसे तुम अपने माँ बाप पर जिंदगी भर के लिए बोझ बनकर तो नहीं रह सकती ना। और ससुराल वाले तो अब तुम्हें अपनाएंगे नहीं, तो आगे क्या क्या सोचा है फिर तुमने? जी अभी कुछ भी नहीं सोचा, मगर आगे का सोचने के लिए ही कॉलेज जा रही थी, पढ़ने। और आपको मेरे भविष्य की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लो, कर लो बात। जरूरत कैसे नहीं है? अब तुम हमारे मोहल्ले में रहने आई हो तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते देख लिए हैं, तुम बस अपने मम्मी पापा से बात कर लो और फिर रिश्ते देख लेना। रिश्ते की बात सुनकर तो अब रश्मि को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी भी सुमन को बात समझ नहीं आ रही थी। अरे अजीब है, लगता है ठंडे दिमाग से सोचने गई है। चलो भाई, बाद में इससे मिलूंगी आकर। पहले जाकर सभी मोहल्ले वाले को ये बता दूं कि ये विधवा सिर्फ घर पर ही नहीं बैठी, बल्कि पढ़ने के लिए कॉलेज भी जाती है, वो भी पूरा सज धज के। क्या जमाना आ गया है भाई, लोगों में शर्म लिहाज बच ही नहीं गया। बेवकूफ सुमन अपनी ही धुन में वहां से चली जाती है। वही उसकी बातों से रश्मि को जितना गुस्सा आया था उतना ही दुख भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस बारे में किसी को नहीं बताती है और अपने कामों में ही लगी रहती है। शाम को उसके घर में फिर से दस्तक होती है। ओफो माँ, पता नहीं फिर से कौन आ गया। अगर फिर से कोई मोहल्ले वाले अपने दुख जाहिर करने आए होंगे ना, तो मैं उसे बाहर से ही भगा दूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन एक बार जाकर देख तो ले, कहीं कोई जरूरी ना आया हो।
यहाँ कौन ही जरूरी आएगा माँ, यहाँ केवल प्रपंची लोग आते हैं अपना ज्ञान देने। रश्मि बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। बाहर रिधिमा खड़ी थी। जी आप कौन? वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। आप लोग यहाँ इस मोहल्ले में नए आए हैं ना, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आई थी। और देखिए साथ में मेरे हाथ की बनी बिरयानी भी लाई हूँ। रिधिमा ने रश्मि के विधवा होने की कोई बात नहीं की थी। ये देखकर रश्मि को थोड़ा अच्छा लगता है और वो भी रिधिमा को अंदर बुला लेती है। अरे आपका शुक्रिया, आइए अंदर आइए ना, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक हो बेटा, तुम हमारे लिए ये बिरयानी बनाकर लाई तो हम भी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है आंटी जी, आप इतना कह रही हैं तो पी ही लूंगी। रश्मि सबके लिए चाय बनाती है और सब साथ में चाय पीते हैं। रिधिमा एक बार भी रश्मि से उसके विधवा होने की बात या उसके पति के बारे में नहीं पूछती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी सास मुझे ढूंढ रही होगी, वरना अभी फिर से पूरे घर में हंगामा मचा देगी कि रिधिमा कहाँ गई, रिधिमा कहाँ गई। अच्छा ठीक है रिधिमा, जाओ, मगर कल फिर आना, ठीक है ना? मैं तुम्हारे मनपसंद ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, मुझे तो ब्रेड पकौड़े खाना बहुत पसंद है। रिधिमा के जाने के बाद रश्मि अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। आखिरकार इस मोहल्ले में कोई तो है जो ढंग का है। सच कहा रश्मि, मुझे भी ये लड़की बड़ी अच्छी लगी, तू इससे दोस्ती कर लेना। हाँ हाँ ठीक है माँ। अगले दिन शाम को रिधिमा फिर से रश्मि के घर आने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में ही उसे पंचायती सुमन मिल जाती है। अरे रिधिमा, तुम क्या वो विधवा के घर जा रही हो? क्या तुम भी सुमन, उसका नाम है रश्मि, तुम उसे ये विधवा कहकर बुलाना बंद करो, समझ में आया? अच्छा 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 ठीक है बाबा, मगर जा तो तुम उसी के घर रही हो ना, ये बताओ। हाँ मगर क्यों? चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ नहीं ले जा रही, तुम वहाँ जरूर अपनी कोई आलतू फालतू बात करोगी जिससे उन्हें भी बुरा लग सकता है। अरे नहीं नहीं रिधिमा, आलतू फालतू बात नहीं, उल्टा मैं उसके फायदे की ही बात करूंगी, मैं उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। अच्छा पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, मुझे साथ लेके चलो बस। फिर ठीक है चलो फिर, लेकिन अगर कुछ उल्टा पुल्टा किया ना तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर आ जाऊंगी। रिधिमा सुमन के साथ रश्मि के घर चली जाती है, लेकिन सुमन को वहां देखकर रश्मि का मुंह बन जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे रश्मि, ये मुझे रास्ते में मिल गई और इसने भी यहाँ आकर तुमसे मिलने की जिद की, इसलिए मैं इसे ले आई। तुम इन्हें जानती हो क्या? हाँ रिधिमा जानती तो हूँ। चलो ये तो अच्छा है, तुम सब एक दूसरे को जानते हो। हाँ हाँ सही कहा आंटी जी, जान पहचान बढ़ाना तो बहुत अच्छा है। वैसे रश्मि, मैंने अभी वो लड़के वालों को यहीं बुला लिया है, बस अभी आते ही होंगे। ये सुनकर तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। रश्मि भी गुस्से में सुमन से कहती है, क्या रिश्ते वाले? कौन रिश्ते वाले? हाँ ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैं पिछली बार रश्मि से मिली थी तो उसे बताया तो था कि मैंने उसके लिए एक लड़का ढूंढा है, और लड़का भी 40 साल का है। दरअसल उसकी बीवी की भी कुछ समय पहले मौत हो गई थी, तो अब उसकी माँ भी उसकी शादी कराना चाहती है, तो अब आपकी रश्मि से बढ़िया कौन होगा? हाँ बस तुझे ये कॉलेज की पढ़ाई वगैरह छोड़नी पड़ेगी। हाँ इन लोगों को ये सब जरा कम पसंद है। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है अपनी माँ के साथ। अरे आओ आओ बहन आओ, मैं तो इन्हें यही बता रही थी कि तुम लड़की को कितना प्यार से रखोगे, बस कॉलेज जाना तुम्हें सही नहीं लगता। हाँ हाँ और क्या। अरे बेटा बाकी तुम्हें घर में जो करना है करो, सिलाई बुनाई कढ़ाई, मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं, बस ये बाहर जाना पढ़ना नौकरी करना ये सब नहीं, शोभा नहीं देता ना। अब तो रश्मि के गुस्से का पारा आसमान छू चुका था। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। जी, मैं लड़की देखने आया था। कौन है लड़की? लो इन्हीं की कमी थी। अरे यहाँ कोई लड़की नहीं है, समझ में आया? चलो निकलो यहाँ से तुम सबके सब। वाह भाई वाह, अरे विनीता जी बड़ी ही बदतमीज बेटी है आपकी। अरे आप ही कुछ समझाइए, कब तक अपने माँ बाप के घर पर बोझ बनकर रहेगी, वो भी बिना पति के? बस करिए सुमन जी, ये हम सब पर बोझ नहीं है, और ये मेरी बेटी नहीं मेरी बहू है। विनीता की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या है? बहू? और फिर भी आपने इसे अपने साथ रखा हुआ है? अरे तब तो ये आप पर डबल बोझ होगी। एक तो आपका बेटा जवानी में आपको छोड़कर चला गया और आपने इसे अपने साथ रखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल मेरी अपनी बेटी जैसी है। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने इससे कहा था कि दूसरी शादी कर ले, यहाँ हम बुढ़ों के साथ रहकर इसे क्या ही मिलेगा, मगर इसने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि पति नहीं तो क्या हुआ, हम भी तो इसका परिवार ही है, और तब से ये हमारे साथ हमारी बेटी की तरह रह रही है। इसलिए आपको इसकी शादी की चिंता करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। हम जैसे हैं खुश हैं, और इसे जब जैसा करना होगा ये वही करेगी, समझ में आया?
विनीता की बात सुनकर तो सबका मुंह बंद ही हो जाता है। वो 40 साल का बुढ़ा आदमी अपनी माँ के साथ खिसक लेता है और सुमन भी साथ में चली जाती है। अब सिर्फ रिधिमा ही बची थी। मुझे माफ कर दो रश्मि, मुझे उस चुड़ैल सुमन को यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। वो तो 1 नंबर की पंचायती है। हाँ, अब वो इस बात का भी सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटेगी। सच कहा, उसका कुछ नहीं हो सकता। और तुम उसकी बकवास पर ध्यान मत दिया करो, तुम ऐसे ही हंसती खेलती रहा करो। हाँ, इन जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये लोग तो बातें बनाएंगे ही, इस पर ध्यान ही मत दो। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विनीता की बात पर रश्मि और रिधिमा भी सहमत हो जाते हैं और फिर सब साथ में ब्रेड पकौड़े खाते हैं।